सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अभ्यास पत्र 11 यानी कि प्रैक्टिस पेपर 11 को, जो कि होने वाला है क्लास 12 के लिए यानी कक्षा 12वीं के लिए, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसके लिए। इससे पहले के प्रैक्टिस पेपर देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको चाहिए इनकी आंसर की तो आपको मिलेगी इसी चैनल पे यानी कि तेजस एजुकेशन पॉइंट 2.0। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो ये भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर पार्ट 1 में हमारे पास 12 क्वेश्चन होते हैं और ये सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के एमसीक्यू फॉर्मेशन में होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक राजनीतिक नेता के रूप में गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के मूल योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राम मनोहर लोहिया जी को जाना जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है प्रथम खाड़ी युद्ध से, और क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम खाड़ी युद्ध ने डैश का खुलासा किया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई किसका खुलासा हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, उपरोक्त जो सभी हैं उन सभी का खुलासा हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्रथम खाड़ी युद्ध में देखने को मिलता है। जल्दी से मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है वहां पर पूछा गया है कि हम कैसे कह सकते हैं कि नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि यह देश के सभी राज्यों में समान भागीदारी क्या करता है, तो निश्चित करता है। इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी। जल्दी से चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उस पार्टी का नाम बताइए जो मालदीव के राजनीतिक मामले में हावी है। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वहां पर उसका जो है वो बोलबाला है, वहां पर वो हावी है। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिलेटेड है ब्रिक्स से, और क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2006 में ब्रिक्स की जो स्थापना का वर्ष है उसे माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रिलेटेड है सुरक्षा परिषद से, और क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो डैश होता है, यानी कि कितने वर्षों का होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 2 वर्षों के लिए होता है और उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष आसियान ने 3 स्तंभों वाले आसियान समुदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है, यस आपने बिल्कुल सही गैस किया, और यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2003। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। और ये कोड बेस है, तो आपको पता है इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस को समझना होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट और 4 जो है वो सत्य है, बाकी सारे जो है वो असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नैम का, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या आप जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं, का शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में डैश में आयोजित किया गया था। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, उस देश का नाम बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि ये जो सम्मेलन है कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये क्या है, कोड बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका
राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1 3 2 4। यही क्या है आपका राइट आंसर है। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क्स में आते हैं, और आपको पता है इसमें आपको क्या करना होता है। यहाँ पर जो अभिकथन है वो है वैश्विक माहौल गर्म हो रहा है, और यहाँ पे कारण बताया गया है समतापीय मंडल ओजोन परत के क्षय के परिणाम स्वरूप पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी कि जो किरणें हैं उनमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। और जब ये वाला ऑप्शन होता है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होता है बेटा, ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए का सही से स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। जल्दी से चलते हैं इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा 1 मार्क्स एमसीक्यू का होता है। और क्वेश्चन है यहाँ पर अभिकथन के रूप में है, 1 जनवरी 2015 को नीति निर्माण के संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक तथा तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ पर कारण बोला गया है कि इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी के नाम से जानते हैं, आज के युग में अप्रभावी और अप्रासंगिक हो गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि एक तो हमारा सही है और एक क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि ए तो सही है, हमारा अभिकथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम कारण की बात करेंगे तो वो क्या है, हमारा गलत है। तो आई होप अब आपको ये फर्स्ट सेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि भाग खा, यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। और यहाँ पर जो 2 उपाय हैं उनमें से सबसे पहला है आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए, जो कि किसी भी संबंध को बढ़ाने का सबसे बेस होता है। और दूसरा आप देख सकते हैं सांस्कृतिक लेन देन के जो रिश्ते हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए, ताकि दोनों देश आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर क्वेश्चन है कांग्रेस के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस कारण प्रेरित हुआ। और आप आंसर में लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए देशव्यापी सत्याग्रह का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया, जेपी के द्वारा किया गया, जिनका पूरा नाम था जयप्रकाश नारायण। और उन्होंने पुलिस, सेना और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वह अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन ना करें। साथ ही साथ उन्होंने 25 जून 1975 को एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया, और इन सभी ने कांग्रेस के खिलाफ देश के राजनीतिक समीकरण को क्या किया, बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो 2 मार्क्स के लिए आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के किन्हीं 2 परिणामों की पहचान करें। तो पहली पहचान के रूप में हम देख सकते हैं कि सीमा के दोनों ओर अगर मैं बात करूं तो हत्याएं और अत्याचार हो रही थी। देश के राजनीतिक विभाजन के कारण प्रशासनिक विफलता जो थी उसे साफ तौर पर देखा जा सकता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि 1 पार्टी डोमिनेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय व्यवस्था के बीच आपको क्या बताना है, एक अंतर बताना है। तो दोनों में सबसे पहला अंतर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही पार्टी का प्रभुत्व होता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो पहले 3 चुनाव थे, यानी कि शुरुआती समय की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। तो यहाँ पर क्या है, दल तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था में एक पार्टी का प्रभुत्व होता है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एक दलीय व्यवस्था की, तो यहाँ पर दलों की संख्या ही एक होती है, यानी एक ही दल अस्तित्व में होता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि रिलेटेड है भारत से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विकास के 2 मॉडल कौन से हैं। ये कब की बात कर रहा है, जब भारत ने आजादी हासिल की थी, और भारत ने इनमें से कौन सा मॉडल जो था वो अपनाया था। तो एक जो मॉडल था वो यूरोपीय और अमेरिकी मॉडल था, जिसे हम उदार पूंजीवादी मॉडल कहते हैं या कैपिटलिस्ट मॉडल के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा जो मॉडल था वो सोशलिस्ट मॉडल था, यानी कि समाजवादी मॉडल था, जो कि प्रेरित था यूएसएसआर से। और भारत ने इनमें से किसी भी मॉडल को नहीं अपनाया, और उसने इन दोनों मॉडल की जो अच्छाइयाँ थी, जो खूबियाँ थी, उनको मिलाकर एक नया मॉडल बनाया, जिसे क्या कहा गया बेटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। और भारत ने
इसी को अपनाया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारे सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन रहता है, जो कि 2 मार्क्स के लिए रहता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का उद्देश्य क्या था? और आप आंसर में लिख सकते हैं कि खाड़ी युद्ध, जिसे हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं, 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक लड़ा गया। और यह इराक के खिलाफ लड़ा गया, संयुक्त राज्य के नेतृत्व में लड़ा गया, जो था युद्ध था। यह युद्ध मुख्य रूप से इराक के आक्रमण और कुवैत पर कब्जे के जवाब में हुआ था। तो 2 मार्क्स के लिए इट्स मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अगर इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपका आगे का पेपर छूटने की पूरी संभावना है। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के लिए होते हैं। और ये जो है वो आपका सेक्शन सी इंग्लिश के लिए, और हिंदी में से कहेंगे भागा। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन है, देश और विदेश में भारत की छवि को प्रभावित करने में 1962 यानी कि 1962 के चीनी आक्रमण के परिणामों का विश्लेषण करना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है और आपको क्या आंसर लिखना है, उसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि 1962 में जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उससे देश विदेश में भारत की क्या छवि थी, किसने हेल्प किया, किसने हेल्प नहीं किया, ये सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। चलिए आंसर की तरफ मूव करते हैं कि 1962 में देश विदेश में भारत की छवि को निम्नलिखित तरीकों से नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ पर भारत को जो संकट से उभरने के लिए, सैन्य सहायता के लिए किसकी तरफ मुंह देखना पड़ा? अमेरिकियों और ब्रिटिश से संपर्क करना पड़ा। सोवियत संघ संघर्ष के दौरान तटस्थ रहा, यानी कि ना वो चीन की तरफ रहा ना वो भारत की रहा, जिससे राष्ट्रीय अपमान की जो भावना है वो पैदा हुई। दूसरा हम देख सकते हैं कि चीनी इरादे और सैन्य तैयारी की कमी के बारे में उनके निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए जवाहरलाल नेहरू की जो थी वो उस समय कड़ी आलोचना की गई। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से आका उस तरीके से जो ग्राउंड रियलिटी थी वो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि कुछ शीर्ष सेना कमांडर यानी कि जो सबसे बड़े कमांडर थे, उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया या सेवानिवृत्त हो गए। ऐसी स्थिति में और जो स्थिति थी वो क्या हो गई, और भी ज्यादा खराब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि पहली बार नेहरू की छवि को क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो था वो लाया गया था और लोकसभा में उस पर बहस भी हुई। तो देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये न्यूली डेवलप्ड क्वेश्चन है और इनके आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अब जो है सीबीएसई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्वेश्चन पेपर में। आपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो कि स्पेशली मॉर्निंग शिफ्ट का था, आपने इस बात को गहनता से देखा होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ज्यादा रिपीटेबल क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा गया है यूनिसेफ क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिसेफ क्या है, इसके द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो यूनिसेफ को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और ये क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी लेती है। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। और यूनिसेफ की बात करें तो जैसे हम ऊपर ही बता चुके हैं कि इसका मुख्य काम जो है क्या है, वो बच्चों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि यह बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य, कल्याण के संबंध में उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है। यह व्यक्तियों, नागरिकों, समूहों, सरकारों और निजी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि किसी भी देश में जो प्राकृतिक आपदा आती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, नागरिक हड़तालों और महामारी से उत्पन्न आपात बच्चे, यानी कि जो बच्चे बेघर हो जाते हैं, जो जिनके माता पिता मर जाते हैं, उन बच्चों और माताओं को सहायता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि सरकारों को मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ जल, स्वच्छता के कुछ समुदाय से आधारित सेवाओं को योजना बनाने, विकसित करने और उनका विस्तार करने में भी ये सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 4th पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि यह स्वास्थ्य और स्वच्छ कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पोषण विशेषज्ञों आदि की सहायता कर्मियों से प्रशिक्षण के लिए धन मुहैया कराता है, ताकि वो इस तरीके की बीमारियों को, इस तरीके की समस्याओं में रोकथाम में अपना जो है वो योगदान दे सके। और अगर मैं कहूँ भारत और विश्व के कई देशों में बाल टीकाकरण जो है वो यूनिसेफ के मुख्य लक्ष्यों में से एक है।
तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि रिलेटेड है पारिस्थितिकी मुद्दों की समस्या से। और यहाँ पर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी मुद्दों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 पॉइंट उनको एक्सप्लेन कर जरूर लिखना है। और अगर इन मुद्दों की बात करेंगे तो बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से अस्पष्ट है। क्यों अस्पष्ट है? क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य समय सीमा के आधार पर सामान्य पर्यावरण एजेंडे में आम सहमति बना पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन इसके बाद भी ओवरऑल बात करें तो हम कुछ मुद्दों को देख सकते हैं, जैसे कि 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के लिए ओजोन छेद की जो खोज है उसमें वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को निपटने के अवसर के साथ साथ खतरों का भी पता चला। इसमें सबसे पहली बार हमें पता लगा कि ओजोन छेद जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जिसकी वजह से भविष्य में पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वैश्विक कॉमन्स में बाह्य अंतरिक्ष का जो इतिहास दर्शाता है, इन क्षेत्रों में प्रतिबंधन पूरी तरह से उत्तर दक्षिण असमानताओं से प्रभावित है। यानी कि पर्यावरण में पॉल्यूशन की बात करें तो वहां पर ज्यादा योगदान जो है वो उत्तरी देशों का है और दक्षिण देश जो है वो क्योंकि अभी डेवलप कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुछ छूट जो है वो जरूर मिलनी चाहिए। लास्ट पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल और समुद्र तल की सतह, ये महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम देख सकते हैं कि जो समुद्र का जल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो कृषि योग्य भूमि और रहने योग्य भूमि है जो वो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमें अपना ध्यान जो है वो आकर्षित करना है। बाहरी अंतरिक्ष की बात करें तो शोषणकारी जो गतिविधियां हैं, यानी कि वर्तमान में अगर हम लाभ की बात कर रहे हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक तरीके की अलग समस्याओं को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो बात कर रहा है शरणार्थियों और प्रवासियों के बारे में। तो देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है शरणार्थियों और प्रवासियों के बारे में। तो देखिए शरणार्थी क्या करते हैं कि वो अपना घर बार छोड़कर किसी अन्य देश में जाने के लिए मजबूर होते हैं। देखो ये क्या है, मजबूरन है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पास विकास के अवसर ही नहीं होते हैं, वे अपार कष्ट सहते हुए सीमा पार चलेंगे। अब देखिए जितने भी आप देखेंगे शरणार्थी होते हैं वो हमारे देश के नहीं होते हैं, वो किसी और देश के होते हैं और हमारे देश में शरण लेने आए होते हैं, इसीलिए उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थियों की मुख्य चिंता क्या है कि मानवाधिकार और उनको सुरक्षा प्राप्त हो, ना कि वो आर्थिक लाभ के पीछे भाग रहे हैं। वे अपने घरों के पीछे अपना सारा सामान, परिवार सदस्य, दोस्त नाथ सब जो है वो छोड़कर जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं प्रवासियों की बात करूं तो प्रवासी क्या है कि अपने बेहतरीन जीवन की तलाश में अपने ही देश में दूसरी जगह विकल्प ढूंढते हैं। वे अपनी यात्रा की योजनाएं जो है वो स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर जबरन नहीं है। शरणार्थियों में क्या है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में कहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वो दूसरे स्थान पर जाते हैं और उनके पास किसी भी समय जो है वो घर लौटने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन शरणार्थियों के पास ये स्वतंत्रता नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो 2-2 पॉइंट यहाँ पर मोर देन इनफ है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कांग्रेस पार्टी के किन्हीं 4 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए पहली विशेषता की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत है वो कहाँ मिली? विरासत में मिली। यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन जो था वो पूरे देश में फैला हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभिजात वर्ग, शिक्षित व्यापारी वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त था। इसी वजह से ये जो थी वो ज्यादा समय तक सक्सीड कर पाई। और अगर हम बात करें इसके समाजवादी स्वरूप की तो इसने इसी कारण क्या है, किसानों को भी इसमें क्या मिला? समर्थन मिला। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व उच्च जाति, उच्च वर्ग के पेशेवरों के आगे बढ़ चढ़कर ग्रामीण रुझान वाले किसी आधारित नेताओं तक जो था वो विस्तृत था। यानी कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ जोड़ती थी। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस जो थी वो कई समूहों, हितों और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का एकमात्र मंच थी। अपने स्वयं के संविधान और संगठनात्मक ढांचे के साथ कई संगठन पार्टियों को कांग्रेस के भीतर अस्तित्व की अनुमति दी गई। यानी कि एक अम्ब्रेला की तरह थी जो हर वर्ग को अपने अंदर समाहित कर लेती थी। तो यहाँ पर आपका जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ जो कि हमारा एमसीक्यू फॉर्मेशन का है।
और ये बेसिकली क्या है, पैसेज बेस जो है वो क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर हम पैसेज को डिस्कस नहीं करेंगे, आप वीडियो को पुश करके या टेलीग्राम के माध्यम से आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर मैं पहले रिलीज कर चुका हूँ, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली बात करेंगे आंसर्स की। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमता को बढ़ावा दिया है क्योंकि, और यहाँ पर बेटा हमारा राइट आंसर जो है वो है सी, इसने अपने लोगों पर बेहतर शासन करने के लिए राज्य को उन्नत तकनीकें जो है वो उपलब्ध कराई है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पैसेज बेस ही है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रधानता का निर्विवाद आधार बनी है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है बेटा राजनीतिक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि उन्नत प्रौद्योगिकी राज्य को बेहतर शासन करने के लिए सक्षम बनाती है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस पैसेज बेस से, क्वेश्चन है राज्य के आवश्यक कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन जो है डी है, यानी कि बी और सी जो है वो दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, वो बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। और इस मैप बेस्ड क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन आंसर दोनों आपकी डिस्प्ले पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पुश कर इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक एडवाइस आपको हर सैंपल पेपर में दे रहा हूँ, हर प्रैक्टिस पेपर में दे रहा हूँ कि आप एक बार इन्हें मैप में फिल जरूर करके देंगे, ताकि ये आपके हाथ के नीचे से गुजर जाए और आपको आगे इस तरीके की क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख जाएंगे, तो इसका भी आप क्या ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमेशा की तरह जो हमारा लास्ट सेगमेंट है यानी कि ई सेगमेंट है, जहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के लिए होते हैं, तो इनका मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है वो फ्लैश कर दूंगा। एक बार उसे पुश कर अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ, जहां पर हमारे सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो आई होप आपने इन सभी स्क्रीनशॉट को अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम एक और प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टेस्ट पेपर की जो लिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सारे जो प्रैक्टिस पेपर उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।